पहले नहीं आई, पहले वैदिक नहीं आई। पीरियड में नहीं था। वैदिक नाम का कोई पीरियड ही नहीं है कभी जी। अच्छा, कहाँ हुआ है तो बताओ। ये क्या मैथोलॉजी है? ये लोगों को बेवकूफ बनाने की मेथोलॉजी है, ठग विद्या है, हम्म ठग विद्या कहते हैं इसको। क्या ये वैदिक युग हुआ है? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। भारत में कभी नहीं हुआ। अच्छा, आप मुझे गिना दो कब हुआ, ईयर बताओ। नहीं जैसे हमको हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि भाई जो है। हिस्ट्री में कभी वैदिक युग नहीं पढ़ा जाता, अच्छा, मैथोलॉजी में पढ़ा जाता है हाँ वैदिक युग। हिस्ट्री में कहीं बताओ, कहीं पढ़े हो वैदिक युग? इंडस्ट्रियलाइजेशन इस बीच में किधर है बताओ वैदिक युग? नहीं, ईसा के 1500 साल पहले बताया जाता है कि वैदिक। ईसा के पहले 15 साल पहले वो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, कहाँ से वैदिक आया? हम्म वैदिक होगा तो कोई राजा तो होगा, उसका कोई क्वाइन तो होगा, कोई भाषा तो होगी, हम्म है किधर बताओ? हम्म कोई राजा है? नहीं है। कोई क्वाइन है? नहीं है। तो है किधर? आकाश में। राजा राम तो हैं। राजा राम नाम का कौन है बताओ, कब पैदा हुआ? ऐसा जो रामायण में जो पढ़ाया जाता है। रामायण तो काल्पनिक कथा है, अच्छा, बोलो कैसे चलेगा, मिथ्स है ना। पर ये तो लोगों के मन में बैठ गया है ना। ये बैठा नहीं, जानबूझ के बैठाया गया है। किसी चीज को, गलत चीज को बार बार बोलोगे, बार बार बोलोगे, वही सुनाते रहे तो बैठ जाता है, अच्छा, स्वभाव है उसका। तो ये मैथोलॉजी है, ये मैथोलॉजी है। अच्छा, मतलब वैदिक युग नहीं था। वैदिक युग कभी हुआ नहीं, नहीं था, ना होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन से सीधा हम जो है बुद्ध की तरफ आते हैं। बिल्कुल, इनको ठीक करते हैं मेडिटेशन के थ्रू। अच्छा, मानसिक जो रोग होते हैं रोग है, उसको ठीक करते ठीक हैं। करते हैं। ठीक है, और इसलिए हम लोग उसकी स्टडी के लिए भी हाँ, छात्र को मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ता है। डॉक्टर लेके जाते हैं, उस छात्रों को दिखाते हैं, स्टडी कराते हैं, प्रैक्टिस करते रहा, वहाँ पढ़ाया सिखाया। वहाँ कितने साल रहे? ज्यादा दिन नहीं रहा, 5 साल रहना था मुझे, कॉन्ट्रैक्ट था। हाँ, लेकिन मैं 5 महीना मात्र रहा, 5 महीने रहे। उससे ज्यादा नहीं रहा। हम्म फिर मुझे बाद जब इंग्लैंड में था तो घूमने के लिए कुछ करना चाहिए, अच्छा, पे बैक टू द सोसाइटी करना है ना, चाहिए। तो उसी कारण से मुझे वो भारत वापस आना पड़ा। नाश होने का मेन कारण जो कहा जाता है कि भिक्षु गले काट दो खत्म होगा, ये नहीं है, वो मेन कारण नहीं है। भिक्षुओं को उपसंपदा रोक दी गई ताकि भिक्षु ही नहीं बनेगा तो कहां से क्या। तो इसीलिए हम यहाँ पे चैप्टर हाउस बनाना चाहते हैं। यहाँ उपसंपदा होगी, भिक्षु बनेंगे, ट्रेनिंग होगी और भिक्षु बनेंगे। कई मूर्तियां स्थापित हो रही ना जिसमें डोनर का नाम ऊपर लिखा रहता है बुद्ध के स्टेचू के ऊपर। तो उपयोग अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, बुद्ध के मूर्ति के ऊपर हम नहीं लिख सकते। लिखते। मतलब हम जो है बुद्धा को हाई पेडेस्टल पर देखते हैं, इसलिए उसके ऊपर कोई नहीं। ठीक है, इसके नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सुकृति इंडिया। आज हम हैं ग्राम बिरबिरा में, और ग्राम बिरबिरा में इसलिए हैं कि आज यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ पर एक बौद्ध आध्यात्मिक सेंटर है, उसके गुरु हमारे साथ आज उपस्थित हैं। भंते नाम श्री रत्न बोधि जी हमारे साथ हैं, और आज के वीडियो में हम आज के कार्यक्रम के बारे में और साथ में इस संस्था के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, सीधे हम बंते जी से बात करते हैं। बंते जी, हमारे चैनल सुकृति इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम, थैंक यू जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपके शुरुआती जिंदगी के बारे में। शुरुआती तो यही है कि छत्तीसगढ़ में ही में पैदा हुआ। छत्तीसगढ़ में ही 1994 में मैं गृहत्याग किया जी। यहाँ से मुंबई चला गया जी, वहाँ मैं प्रव्रजित हुआ, सामनेर बना जी, और वहाँ से फिर मैं श्रीलंका चला गया 1 साल के अंदर। और वहाँ फिर मेरी 10-12 साल ट्रेनिंग हुई। अच्छा। भिक्खु ट्रेनिंग हुआ, भिक्खु ट्रेनिंग कहते हैं उसको, धम्मदूत ऑनर का डिग्री वगैरह होता है, तो 6 साल का स्पेशल ट्रेनिंग होता है भिक्षु के लिए। ठीक है, वो क्या ग्रेजुएशन जैसे कोर्स रहता है? वो ग्रेजुएशन से डिफरेंट होता है, भिक्षु का अलग सिस्टम होता है। अच्छा, अलग सिस्टम होता है, अलग सिस्टम होता है भिक्षुओं का, तो उसकी स्टडी अलग होती है। तो उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है? अलग होती है, बुद्धिज्म का पूरा, बुद्धिज्म का पूरा। अच्छा, तो उसमें मेडिसिन सिखाते हैं, धम्म सिखाते हैं, बुद्धिज्म सिखाते हैं, तो सारा चीज होता है उसके अंदर। अच्छा, तो मोटे मोटे क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं उसमें? मोटे मोटे सब्जेक्ट बहुत बड़ा बड़ा सब्जेक्ट है। जैसे त्रिपिटक है तो त्रिपिटक अलग अलग खंड होते हैं। अच्छा, मतलब शुद्ध पिटक पढ़ाएंगे, विनय पिटक पढ़ाएंगे, अद्यम पिटक पढ़ाएंगे। शुद्ध पिटक के 5 खंड है तो उसके अलग अलग पढ़ाएंगे। ठीक है, और प्लस उसकी ट्रेनिंग भी साथ में रहता है। भिक्षु किसी भी देश में जाकर
भाषा सीख कर भाषा सिखाने लायक व्यक्ति होना, ये खास क्वालिटी होती है इसमें। सर्वाइवल का होता है, किसी भी स्थिति में सर्वाइव होना चाहिए। ठीक है, वो इस तरह से कई ट्रेनिंग उसके अंतर्गत आता है। तो ये 6 साल चलता है, 6 साल कंटिन्यूअस जो है। हाँ, अलग अलग ट्रेनिंग होते हैं। तो 6 साल के बाद फिर और भी स्टडी होते हैं, जैसे ग्रेजुएशन है, मैंने तो जैसे ये ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन है, हाँ, उसके बाद पीएचडी है। तो आपका पीजी किस में रहा? पहले तो ग्रेजुएशन में कंपैरेटिव रिलीजन में किया हूँ, बुद्धिज्म एंड कंपैरेटिव रिलीजन। अच्छा, कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ ऑल रिलीजन। ऑल रिलीजन, हाँ, गुड। ऑल वर्ल्ड रिलीजन। हम्म। पीजी मेरा बुद्धिस्ट साइकोलॉजी है, बुद्धिस्ट साइकोथेरेपी। अच्छा, साइकोथेरेपी से? बुद्धिस्ट साइकोथेरेपी, हाँ, बुद्धिस्ट साइकोथेरेपी, साइकोलॉजी नहीं। हाँ हाँ, बुद्धिस्ट साइकोथेरेपी। हाँ। जैसे वेस्टर्न साइकेट्रिक डॉक्टर होते हैं, वैसे बुद्धिस्ट साइकेट्रिक डॉक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे वो पीजी का कोर्स है। पीजी का कोर्स रहा। और फिर मैंने पीएचडी किया मेडिटेशन में। मेडिटेशन में पीएचडी किया। ठीक है, तो पहले हम जो आपका जो ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ा 30-40 सेकंड में बताइए कि उसमें क्या पढ़ते क्या है। पहला जो मेरा जो सब्जेक्ट है वो तो मेडिसिन है, मेन आपको समझ आ गया होगा। हाँ हाँ, पीएचडी के कारण। हाँ हाँ, तो मेरा झुकाव नेचर उसी दिशा में है। हाँ। तो ग्रेजुएशन में जो हमने पढ़ा कि वर्ल्ड में जितने रिलीजन है वो सारे रिलीजनों को पढ़ते हैं, हाँ, इंट्रोडक्टरी रूप में। हाँ। और एक किताब 2 किताब नहीं होता, हमारे पास 100 किताब होता है जो पढ़ना पड़ता है। हर रिलीजन के 5-10 किताब तो ही पढ़ने पड़ते हैं। अच्छा, तब जाके वो पूरा होता है। हाँ हाँ, कंपैरेटिव रिलीजन फिर स्टडी है। कंपैरेटिव स्टडी क्या है वो भी स्टडी करते हैं कि हम इंटरनल क्या स्टडी होगा, एक्सटर्नल रूप में क्या स्टडी होगा, फिर दोनों डिवाइन कर कैसे स्टडी होगा, उसको कंपैरेटिव स्टडी कहते हैं। कंपैरेटिव स्टडी का यदि जो छात्र है तो उसको 3-4 माध्यम उसको पता होता है। अच्छा, कि कैसा नॉलेज गेन किया जाता है। एक तो इंटरनल के रूप में आप स्टडी करते हैं, एक एक्सटर्नल के रूप में। तो वर्ल्ड में जितने रिलीजन है, भारत में, चाइना में, ग्रीक में, इजिप्ट में, पूरे वर्ल्ड में जितने सारे हमने पढ़ा, सारे पढ़े सारे। ठीक है, पीजी के बारे में जो थेरेपी है वो ऐसा साउंड करता है कि कोई चिकित्सा संबंधित है। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। बुद्धिस्ट साइकोथेरेपी एक साइकेट्रिक थेरेपी है जिसके माध्यम से बिना मेडिसिन का जो मेंटल पेशेंट होता है उसको ठीक करते हैं। बिना मेडिसिन का हाँ, मेंटल पेशेंट को ठीक करते हैं मेडिसिन के थ्रू। अच्छा, मानसिक जो रोग होते हैं उसको ठीक करते हैं। ठीक है, और इसलिए हम लोग उसकी स्टडी के लिए भी छात्र को मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ता है। डॉक्टर लेके जाते हैं, उसको छात्रों को दिखाते हैं, स्टडी कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, तो सारी चीज करना होता है। ठीक है, तो उस लेवल में फिर मेडिसिन के थ्रू होता है, वो मेडिसिन के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू। हाँ, मेडिसिन। तो आगे जाके आप मेडिटेशन में फिर आप पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी किया, ठीक हो चुका 2010 में। ठीक है, तो हम मेडिटेशन के बारे में समझते हैं कि भाई कौन सा मेडिटेशन करवाते हैं वहाँ पे जो है, या मेडिटेशन क्या है। पहला तो मेडिटेशन जो शब्द है इसका सामान्य जो लोगों को लगता है कि कहीं पे फोकस करना, कहीं पे केंद्रित करना, उसको मेडिटेशन कहते हैं सामान्यतया। सामान्य जैसे एक त्राटक होता है, तो मतलब किसी एक जगह एक साथ बिना हिले डुले एक जगह को देखना, 1 पॉइंट, तो उसको कहते हैं मेडिटेशन। हाँ, लेकिन बुद्धिस्ट सिस्टम में डिफरेंट है। हाँ, बुद्धिस्ट सिस्टम उसको पाली शब्द है भावना। अच्छा, भावना को इंग्लिश से मैं ट्रांसलेट करूं तो मेडिटेशन नहीं है। हाँ, उसको मैं कहता हूं माइंड कल्टीवेशन टेक्निक। अच्छा, माइंड कल्टीवेशन टेक्निक। हाँ, जो टेक्निक है उस टेक्निक के माध्यम से हम अपने माइंड को कल्टीवेट करते हैं, इनहेंस कैपेसिटी करते हैं, इनहेंस द पावर ऑफ कैपेसिटीज ऑफ द माइंड। अच्छा, इनहांस करते हैं, कैपेसिटी इनहांस करते हैं। तो इसमें चित्त का विकसित होता है, डेवलपमेंट होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। ये टेक्निक पद्धति है, ये फोकस करने की टेक्निक नहीं है। हाँ, तो ज्यादातर जो टर्म मेडिटेशन है ये सुटेबल नहीं बुद्धिज्म पर। एक शब्द वो भी आ रहा है, कल्चर भी आ रहा है। हाँ, उसको थोड़ा डिफाइन करिए, क्या है कल्चर जो है। कल्चर जिसको सामान्य हम भाषा में हिंदी में कहते हैं संस्कृति। कल्चर एक्चुअली जो सिस्टम चल रहे हैं, कस्टम चल रहे हैं, कस्टमों से मिलकर कल्चर बनता है। कस्टम से मिलकर के, कस्टम से, हाँ, कस्टम ट्रेडिशन बनता है। हाँ, कोई कस्टम बार बार चलते आ रहे तो आगे चलकर कल्चर बन जाएगा वो। हाँ, वो संविधान भी बनता है ना। हाँ, संविधान भी बनता है, तो कल्चर का भाग है वो। कल्चर कहते हैं इसको। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे कि बड़े बनते पहले बैठे, फिर दूसरे बनते पहले, ये परंपरा बनी, ये
नियम के अंतर्गत भी है, विनय के अंदर, संविधान के अंदर, साथ में कल्चर भी है। जैसे सारे पासक आप देखे वो नीचे बैठे, ये कल्चर का भाग भी है, विनय के अंदर भी है। मतलब कानून भी है, साथ में कल्चर भी है, ऐसा है वो। तो इसलिए कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है, लोगों को समझ नहीं आता। हाँ, अब कल्चर में हम जनरली जो पढ़ते हैं कि भाई कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेट होते रहना, डेवलपमेंट होते रहना, मतलब प्यूरिफाई बेटर वे में जाना, वही आगे बेटर में जाके सिविलाइजेशन होता है। कल्चरल विकसित होते रहना, विकसित हो, सिविलाइज्ड होना। हाँ, तो अलग अलग कल्चर अलग अलग एरिया में डेवलप होता है, अलग अलग वे में डेवलप होता है, सिविलाइज्ड होता है। इसीलिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सिविलाइजेशन है। हाँ, वो कल्चर के कारण ऐसा है। ठीक है, तो वो आपने पीएचडी की है। उसके बाद भारत आया। भारत आया और फिर ये सेंटर चला रहा हूँ। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि श्रीलंका में ही रहना चाहिए? हाँ, मुझे तो अभी भी लगता है श्रीलंका में रहना चाहिए। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि इंडिया में वापस आए? श्रीलंका में मुझे सेंटर भी मिल रहा था वहाँ, 500 एकड़ में सेंटर बना के मुझे दे रहे थे। लेकिन मैं श्रीलंका से स्टडी करने के बाद मैं चला गया इंग्लैंड। अच्छा, इंग्लैंड में रहा, वहाँ पढ़ाया सिखाया। वहाँ कितने साल रहे? ज्यादा दिन नहीं रहा, 5 साल रहना था मुझे, कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन मैं 5 महीना मात्र रहा। 5 महीने रहे, उससे ज्यादा नहीं रहा। फिर मुझे बाद जब इंग्लैंड में था तो मुझे लगा कि मुझे मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा, पे बैक टू द सोसाइटी करना है ना, तो उसी कारण से मुझे भारत वापस आना पड़ा। नहीं तो अभी भी मेरा रिक्वायरमेंट कहीं भी जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो मेन टीचर थे वो रहते हैं अमेरिका में रहते थे। तो अभी गुजर के नहीं है रहे। तो सेकंड नंबर के टीचर अभी भी अमेरिका में रहते हैं, वहाँ सेंटर हमारी इंटरनेशनल मेडिसिन सेंटर IBMC। तो जो कहीं भी जा सकता हूँ जाने के लिए, परंतु चूंकि मेरी मातृभूमि भारत है, छत्तीसगढ़ है, और यही कारण है कि मुझे छत्तीसगढ़ आना पड़ा। नहीं तो ऑलरेडी मैं मुंबई में सर्विस किया हूँ। आपको खींची जो है, मुंबई में सर्विस किया हूँ, विशाखापट्टनम में सर्विस किया हूँ, बेंगलोर में सर्विस किया हूँ, मैं HOD तक रहा हूँ यूनिवर्सिटी में। तो वो तो छोड़ दिया फिर मैं। ठीक है, तो आप सेंटर में आ गए। ठीक है, सेंटर में आने के बाद मतलब क्या योजना लेकर के आए आप, क्या मतलब विजन लेकर के यहाँ पर आए हैं? यही विजन है कि यहाँ के लोग धर्म को सीखे, एजुकेशन का डेवलपमेंट हो, एजुकेशनली भी डेवलपमेंट हो, धर्म भी सीखे, जो प्यूरिफाइड माइंड हो। और यहाँ लोग जो है ज्यादातर भूखे ऐसा नहीं है। यहाँ गरीब ही आदमी 2 रोटी 3 रोटी 2-3 प्रकार के सब्जी में खाता है। हर जगह ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में गरीब से गरीब आदमी की बात भी खेती है, और वो अपने आप को गरीब मान लेता है, लेकिन है उसके पास खेती 1-2 एकड़, फिर भी अपने गरीब मानता है। कोई लोग हैं जिनके पास नहीं होगा, लेकिन ये मेंटल लेवल का गरीबी है। मेंटल लेवल का जो डेवलपमेंट यदि हो जाए तो लोग ग्रोथ करेंगे। यानी धम्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। अच्छा, लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए। ठीक है, भोजन हिताय भोजन सुखाय। तो ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताइएगा कि अभी जो है इसमें लैंड कितनी है और इसमें कितना क्या क्या अभी निर्माण हुआ है और क्या क्या करना है? अभी ये मेडिटेशन सेंटर के रूप में मैं मेडिटेशन एज अ टीचर के रूप में मेडिटेशन सिखाता हूँ। अच्छा, और कम से कम 20 साल से सिखा रहा हूँ। हाँ, अलग अलग स्टेट में जाता हूँ सिखाने के लिए। 10 डेज शिविर लेता हूँ। और यहाँ भी जो है जब से सेंटर रन हुआ है, एक हॉल है, तब से ये चालू है। और यह 4-5 हजार स्क्वायर फीट बिल्डिंग है अभी। तो ये हॉल, ये है धम्म हॉल है, जहाँ मेडिटेशन सीखते हैं। ठीक है, मेडिटेशन हॉल हो गया। और इसके बाद 2 डॉर्मेटरीज है जिसमें रेसिडेंशियली जो सीखने वाले रहते हैं। 2 डॉर्मेटरीज है, एक पुरुषों के लिए, एक जेंट्स के लिए। हाँ, तो क्या कैपेसिटी है उसकी? टोटल कैपेसिटी 50 लोगों की है, 40 से 50। ये दोनों के बॉयज और गर्ल्स दोनों मिला के 20 मान लीजिए, 20 मान लीजिए। इसके अलावा किचन है, हाँ, अभी नए कुछ स्ट्रक्चर अभी चालू है, का सामने का रूम वगैरह है, गेस्ट रूम के रूम बना रहे हैं। और आगे जो प्लानिंग है, आगे मेन बड़ा स्ट्रक्चर जो बनने का, हम इंटरनेशनल यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हर साल करने वाले हैं। आगे चलकर हर साल पेपर रीडिंग जो रिसर्च करेंगे, PhD। यहाँ मैं 2000 जब कोरोना काल था तो यहाँ बुद्धिस्ट श्रीलंका यूनिवर्सिटी से, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीलंका से एफिलिएशन लिया था और कॉलेज शुरू किया था बुद्धिस्ट कॉलेज के रूप में। अच्छा, हाँ, लेकिन वो चूंकि कोरोना काल आया तो कोलैप्स हो गया। नहीं तो अभी तक तो चलता होता।
और इसी कारण जो सामने स्ट्रक्चर देख रहे हो कॉलेज बिल्डिंग है, कॉलेज बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, प्लस एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है। तो भविष्य में कॉलेज की तरफ आगे बढ़ने का, कॉलेज भी बढ़ेगा। हाँ है, साथ में ये मेडिटेशन को कंटिन्यू चलेगा। साथ में भिक्षुओं की बनने की जो खास वजह होती है कि जिस स्थान में बनते हैं भिक्षु, उपसंपदा होती है, उसको कहते हैं सीमा, चैप्टर हाउस। तो यह चैप्टर हाउस शुरू करने का है, क्योंकि भारत में बुद्ध धर्म नाश होने का मेन कारण जो कहा जाता है कि भिक्षु गले काट दिया खत्म होगा, ये नहीं है, वो मेन कारण नहीं है। भिक्षुओं की उपसंपदा रोक दी गई ताकि भिक्षु ही नहीं बनेगा तो कहां से क्या। तो इसीलिए हम यहाँ पे चैप्टर हाउस बनाना चाहते हैं। यहाँ उपसंपदा होगी, भिक्षु बनेंगे, ट्रेनिंग होगी और भिक्षु बनेंगे। तो ये लोग जो है कॉलेज में भी पढ़ाएंगे, कॉलेज में भी पढ़ाएंगे, कॉलेज में भी पढ़ाएंगे नहीं, वाइस चांसलर होंगे। जिस यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर बनेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना। धीरे धीरे क्या आगे बढ़ेंगे जी, जो क्वालिफाइड हो कहीं भी जा सकता है। हाँ, पर एक प्रोसेस होता है। हाँ, स्टडी तो करना पड़ेगा। हाँ, प्रोसेस तो वो प्रोसेस तो एक स्टडी करनी पड़ेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो और ज्यादातर आप देखेंगे जैसे नालंदा विहार था, जिसको विश्व का पहला यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसका नाम था नालंदा विहार। उसके वाइस चांसलर कौन थे? भिक्षु थे, भंते जी थे। उसके टीचर कौन थे? भंते जी थे। प्रोफेसर कौन थे? भंते जी थे। उसके द्वारपाल भी भंते जी थे जो इंटरव्यू लेता था, और वो इंटरव्यू पास करता तभी इंटरव्यू मिलती थी। मतलब एक नालंदा जैसा कॉन्सेप्ट, नालंदा जैसा कॉन्सेप्ट है ये, और ये स्लोली विल ट्राइंग टू ग्रो। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो प्रशिक्षण चल रहे हैं, यहाँ पर जो मेडिटेशन चल रहा है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ जो मेडिटेशन चल रहा है, एक तो आपने बताया था कि ये 3-3 महीने में होता है या 4 महीने में होता है, तो साल में 3-4 होते हैं। उसका ड्यूरेशन क्या रहता है? साल में 3-4 अभी हो रहे हैं, एक कोर्स आगे और बढ़ेंगे, मंथली कोर्स हो सकते हैं। ठीक है ना, अभी जो चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल क्वार्टरली एक शिविर होते हैं। क्वार्टरली एक शिविर हो रहा है, वो कितने दिनों का होता है? 10 डेज का होता है। 10 डेज शिविर होते हैं। हाँ, तो वो जो शिविर है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि शिविर का शेड्यूल कैसा रहता है, और उसमें जो है कैसा कैसा, मतलब जो 10 डेज है उस 10 डेज में क्या क्या, किस तरीके से क्या क्या विधियां होती है, और किस तरह से हम जो है वो मेडिटेशन को कंप्लीट करते हैं। 10 डेज जो कोर्स होता है उसमें अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठना पड़ता है। ठीक है। और 4 बजे तैयार होकर 5 से 1 घंटा मेडिटेशन होता है, 1 घंटा चैंटिंग होता है। इस तरह 2 घंटा का सिटिंग होता है उसमें सुबह। और उसके बाद ब्रेक होता है, फिर साफ सफाई होती है, ब्रेकफास्ट होता है, फिर सिटिंग होती है, फिर उसके बाद फिर लंच टाइम होता है, लंच होता है, लंच के बाद थोड़ा ब्रेक होता है, उसके बाद फिर वहाँ पर टीचिंग होती है, बोर्ड ऑन बोर्ड टीचिंग होती है। अच्छा, बोर्ड में टीचिंग होती है, व्हाइट बोर्ड में पढ़ाते हैं। अच्छा, धम्मा के मेडिटेशन क्या है। हाँ। उसको पढ़ाने के बाद फिर 2 घंटा टीचिंग के बाद फिर मेडिटेशन शेड्यूल होता है प्रैक्टिस करने का। तो एक दिन प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों चलता है यहाँ। ठीक है। तो थ्योरी का टाइमिंग क्या है, मतलब कितने आवर्स की थ्योरी रहती है? 2 आवर्स की थ्योरी होती है। 2 आवर्स की थ्योरी होती है। और मेडिटेशन बाकी प्रैक्टिस जो है प्रैक्टिस का होता है, बाकी टाइम प्रैक्टिस का होता है। और फिर तो मोटा मोटा कितना सीटिंग रहता होगा मेडिटेशन में? कितना सीटिंग, कितने आवर्स की सीटिंग? कम से कम 6-7 घंटे की सीटिंग होनी चाहिए पर डे जो है। 6-7 घंटे की सीटिंग मेडिटेशन के लिए होनी चाहिए। और 2 घंटे का थ्योरी क्लास होता है एक दिन में। मतलब 9 घंटे का पूरा शेड्यूल रहता है। ठीक है। ये जो ध्यान है, ये कौन सा ध्यान है कराते हैं यहाँ पे? ये है बुद्ध का ओरिजिनल टेक्निक। बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन ये है कि विपश्यना ही एक टेक्निक है जो बुद्ध तो जाने का है, परंतु ऐसा नहीं है। विपश्यना से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। भगवान बुद्ध ने एक टेक्निक नहीं बल्कि 41 प्रकार के टेक्निक्स उन्होंने सिखाया, 41 प्रकार के। और उसमें से हम यहाँ जो सिखाते हैं मेन टेक्निक है, उसको कहते हैं आनापानसति। इसके 16 स्टेप होते हैं। दूसरी जगह 16 स्टेप नहीं सिखाए जाते, यहाँ 16 स्टेप सिखाते हैं। थियरी और प्रैक्टिस दोनों सिखाते हैं। खासकर तो कैसे धीरे धीरे आगे डेवलपमेंट करके समाधि में जाए, और समाधि से फिर वो इनलाइटमेंट जाए। थोड़ा हम स्टेप की बात करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप श्वास को देखना होता है, परिमुखम, मुख के सामने रखकर श्वास आ रही जा रही है, इसको देखना। ठीक है। दूसरा? एक एक दो करके बताना मुश्किल हो जाएगा आपको, क्योंकि बता रहा हूँ मैं। पहला तो ये है कि परिमुखम, दूसरा लंबी सांस आ रही है उसको देखना, फिर छोटी सांस उसको देखना, फिर संपूर्ण शरीर को देखते हुए जानते हुए सांस आ रही जा रही इसको देखना। उसके बाद पीति सुख को जानते हुए श्वास को देखना।
उसके बाद चित्त में उत्पन्न होने वाले विचारों को देखते हुए श्वास आ रही जा रही उसको देखना। उसके बाद चित्त है उसको देखना। उसके बाद चित्त के कई डेवलपमेंट होते हैं, अलग अलग खंड होते हैं। हाँ। उसको देखना। उसके बाद धम्मानुपासना में आते हैं, धम्म कैसे उत्पन्न होता है, अनित्य धम्म क्या है, विराग धम्म क्या है, पटिनिसक धम्म क्या है, वो सारे का एक्सपीरियंस के लेवल पे अभ्यास करते हैं। तो ये सारे 16 स्टेप होते हैं। 16 स्टेप होते हैं। उसमें मेत्ता भावना कहाँ पर आता है? मेत्ता भावना इसमें नहीं आता। मेत्ता भावना कंप्लीट सेपरेट टेक्निक है। ये कंप्लीट सेपरेट टेक्निक वन टेक्निक है और इसी तरह से वो आगे बढ़ता है। अलग अलग जो आपने जो खंड बताया वही खंड जो है उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। नहीं, उसी दिशा में नहीं बढ़ता है। हाँ। वो अलग टेक्निक है। आनापान सती एक अलग टेक्निक है, आनापान सती मेत्ता भावना एक अलग टेक्निक है जी। वो होता ऐसा है, जब आप कुआं खोदते हैं, कचरे जब हटाते हैं तो वहां नीचे जो है धारा पानी का अपने आप आता है, वो लाते नहीं कहीं से। वैसा है मैत्री करुणा जो होता है, जब ध्यान करते हैं तो नेचुरली अपने अंदर से उत्पन्न होते राइज होता है। तो आप अपने आप को भी ट्रांसफर करते हैं और उस चीज को कभी प्रैक्टिस करते हुए मेत्ता को डेवलप करते हैं। ठीक है, इस तरह से दोनों तरह से है। ठीक है, तो ये हो गया 10 डेज इस तरह से ध्यान में गुजरते हैं। तो उससे लोगों के जीवन में क्या बदलाव आता है या क्या उसके फायदे हैं? काफी बदलाव आते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत ग्रोथ करते हैं, बहुत सारे माइंड ग्रोथ होता है। हाँ। पढ़ाई में उसके फोकस्ड हो जाते हैं। हाँ, फोकस्ड नहीं। हाँ। इसको फोकस्ड हम नहीं कहते। हाँ। हम उसको कहते हैं कि उनके माइंड को ये समझ में आता है कि कैसे इसको एक्सेप्ट करना है। अच्छा। कैसे हमको जीना है, कैसे हमको प्रैक्टिस करना है, कैसे हमको स्टडी करना है और किस लिए करना है, अपने आप को जानता है। ठीक है, तो नेचुरल ग्रोथ होता है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी मेडिटेशन की बात जो है। अब हम आते हैं आज के कार्यक्रम पर। आज का कार्यक्रम क्या था और क्या क्या गतिविधियां आज हुई है? आज जो कार्यक्रम है ये बिहार के मॉनेस्ट्री के स्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ओर है। अच्छा। ये पहला तो किसी भी विहार में 3 तरह का चैत्य होता है। एक शारीरिक चैत्य, दूसरा पारिभाषिक चैत्य, तीसरा उद्देशिक चैत्य। शारीरिक चैत्य कहते पैगोडा को। इसमें भगवान बुद्ध का शरीर धातु का या अट्ठी धातु का भाग उसमें रखा जाता है, तो शारीरिक धातु कहलाता है। दूसरा होता है पारिभाषिक चैत्य। इसमें आता है स्टेच्यू, भगवान बुद्ध का मूर्ति और बोधि वृक्ष। ये दोनों, यहाँ बोधि वृक्ष का भी यहाँ स्थापना किया गया, क्योंकि सबसे पहले सारी धातु बोधि वृक्ष को कहा गया बुद्ध काल में। उसके बाद में पैगोडा बना, उसके बाद में बुद्ध मूर्ति स्थापना हुई। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ भी आज का जो प्रोग्राम है पहले वही शेड्यूल हुआ। पहले हमने क्या किया, सीधा पहले बोधि वृक्ष की लगाया। भगवान बुद्ध का महाबोधि विहार है। अच्छा, उस तरफ बुद्ध गया का ब्रांच हमने यहाँ लाया हुआ है, उसकी स्थापना यहाँ किया गया, लगाया गया बाहर ग्राउंड में हमने इसमें पिकअप किया है। उसके बाद फिर इसमें इसको आके किया, तो उसका प्रोसेस होता है रखने का। तो गर्भ हुआ, गर्भ में कॉइन डालना, उसका हिस्ट्री लिखना, वो सारी चीज हमने काफी पहले से कर चुका है। तालपत्र, इसीलिए जब खुदाई कहीं पे करते हैं तो कब बना था, किसने बनाया था, किस सन में था, कैसे पता चलता है? तो लिखा होता है ना कुछ, तो पहले लिखा जाता है। जो भिक्षु होता है उसका, वो लिखता है तालपत्र में, तांबे के पत्र में, और उसको डालता है। तो उसके क्या कितनी लाइफ रहती है वो, जो है कब तक, मतलब ये तो 10,000 ईयर्स तक रह सकते हैं, ज्यादा भी रह सकते हैं। 10,000 ईयर्स तक रह सकते हैं, तो इसलिए उसको रखा जाता है। तालपत्र का भी वैसे होता है 10,000 ईयर्स। अच्छा, इसलिए तालपत्र में लिखी गई पहले त्रिपिटक। ठीक है, और दूसरा उसके बाद उद्देशिक चैत्य। उद्देशिक चैत्य होता है जिससे सीमा बनाना, धम्म देशना का जगह सभागार बनाना, और भिक्षु का निवास, भिक्षु निवास, ये उद्देशिक चैत्य होते हैं। सीमा बनाना, वो भी उद्देशिक चैत्य होते हैं। उद्देश्य को पूर्ति के लिए बनाया गया चैत्य, ऐसा है। ये परिभोग के लिए बनाए गए चैत्य है। डेली यूटिलाइज होता है, चंट यहाँ करते हैं, मेडिसिन करते हैं, डेली एक्टिविटीज, ये पारिभोगिक चैत्य है। ठीक है, ये हाल। और शारीरिक चैत्य बाद में हम यहाँ एक टॉप में कोई तो भी एक पैगोडा बनाएंगे छोटा, बाद में पैगोडा बाद में पकड़ने वहां। तो उसमें मूर्ति की स्थापना आज हुई है पहले? इसके पहले इसको कोरोना काल में लाया गया था। अच्छा, तो स्थापना हो नहीं पाई थी ठीक से। हाँ, तो इसलिए टेम्परेरी हमने रख दिया था। तो आज पूर्ण इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अच्छा, पूरा एस्टेब्लिशमेंट हुआ कंफर्म, विधि विधान से। अच्छा, इसलिए संघ को बुलाया गया। हाँ, एक व्यक्ति नहीं कर सकता, संघ आना चाहिए, पब्लिक भी आनी चाहिए, जिनको चाहिए, जरूरत है,
इस तरह से इसको फिर किया गया। ठीक है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो हम जो बुद्ध की जो प्रतिमा की जो स्थापना करना चाहते हैं, और आजकल गांव-गांव में भी बुद्ध की और बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जा रही है, ये लगाने के पीछे क्या उद्देश्य रहता है? पहला तो एक उद्देश्य है पैगोडा बनाने के लिए या बुद्ध मूर्ति स्थापना करने के लिए पारिभोगिक। पारिभोग का मतलब है कि सुबह उठो, उसको देख के हाथ वंदना जोड़ो, बुद्ध मूर्ति को, बुद्ध को या पैगोडा को वंदन करने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। अच्छा, इसलिए जरूरी है, जो जरूरी है मनुष्य के लिए, जो जरूरी है मनुष्य के लिए। ठीक है। ये जो बुद्ध की जो प्रतिमा का जो स्थापना करते हैं, आपने ये जो स्थल है उसको काफी ऊंचा भी रखा है, हमारे जो बैठने का जो लेवल है वहां से। तो ऐसा कोई मापदंड जो है जो बुद्ध की मूर्ति की स्थापना करने के लिए, कोई ऐसा एक मापदंड रहता है कि इतनी हाइट होनी चाहिए या ये कंडीशन होनी चाहिए या इतना जगह होने चाहिए? होते हैं। ये जनरली हम जहाँ बैठते हैं उससे ऊंचा होना चाहिए। हम जहाँ बैठते हैं उससे ऊंचा होना चाहिए। इसका बता रहा हूँ, जैसे पारिभोगिक जो सारी धातु सबसे ऊंचा स्थान में होता है। सेकंड जो है पारिभोगिक चैत्य होता है सेकंड लेवल पे। फिर थर्ड लेवल पे उद्देशिक चैत्य होता है। उद्देशिक चैत्य होता है, ये हाइट है, उसकी हाइट लेवल है। ठीक है। तो ये मूर्ति के नीचे जो है वो क्या लिखा हुआ है उसमें जो है? उसमें जिसने जो डोनेशन दिया, कहाँ से लाया गया, वो लिखा हुआ है। अच्छा, उसमें डोनर का नेम लिखा, डोनर का भी नाम लिखा जाता है। ठीक है। तो डोनर का नेम क्या हम जो है नीचे प्लेटफॉर्म में लिखते हैं या ऊपर भी प्लेटफॉर्म बना के लिख सकते हैं मूर्ति के ऊपर? प्लेटफॉर्म में नहीं होता है जनरली ये। हाँ, ये या तो मूर्ति के कहीं पे लिखा होगा, या नीचे लिखा होगा, या बगल में लिखा होगा, नीचे भाग में, जैसे नीचे उसका स्टेचू बैठा सिटिंग के नीचे। हाँ, या फिर बगल में कहीं लिखा जाएगा। नहीं, आजकल कई मूर्तियां स्थापित हो रही ना जिसमें डोनर का नाम ऊपर लिखा रहता है बुद्ध के स्टेचू के ऊपर। तो उपयोग अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं। बुद्ध के मूर्ति के ऊपर हम नहीं लिख सकते। मतलब हम जो है बुद्धा को हाई पेडेस्टल पर देखते हैं, इसलिए उसके ऊपर कोई नहीं। ठीक है। इसके अलावा जो अभी बहुत सारी मूर्तियां जो है गांव-गांव में, गली-गली में लगाई जा रही है, तो कोई ऐसा मापदंड बनाया जाता है कि भाई कम से कम जो है अगर बुद्धा की मूर्ति स्थापना करनी हो तो कम से कम इतनी मिनिमम लैंड की रिक्वायरमेंट हो कि अपन कहीं भी? जनरली क्या है, बुद्ध मूर्ति जो है बिहारों में करने की परंपरा बुद्धिस्ट कल्चर रहा है। अच्छा, बिहारों में। इसलिए आप पुराने जहाँ भी अब खुदाई निकलेगा तो आप देखेंगे बीच में बाद में फिर रहने का, ध्यान करने का निवास है भिक्षुओं का। ये कल्चरली रहा है, सिस्टम रहा है। हाँ, मतलब विहारों के अंदर ही बनाने का सिस्टम रहा है, लेकिन अभी बाहर आगे ये कब डेवलपमेंट हुआ नहीं पता, लेकिन बहुत बाद में हुआ ये। अच्छा, लेटर डेवलपमेंट है ये, ओरिजिनल नहीं है। अच्छा, तो ये मूर्तियां जो बना रहे लेटर डेवलपमेंट है। शुरुआत में केवल पैगोडा बनाने का विधान था, नियम था। और वो भी चौक जगह में, वहां पे जहां से आसानी से लोग आ जा सके, हाथ जोड़ सके, ऐसे जगह में होना चाहिए था। ऐसे जगह में होना चाहिए जहां मतलब लोगों के सामने रहे, लोगों के सामने, थोड़ा पीछे न रहे, मतलब थोड़ा सिक्योरिटी के हिसाब से जो है, और को देख सिक्योरिटी के हिसाब से नहीं, उसको देखकर हाथ जोड़कर पुण्य प्राप्त कर सके कहीं भी जा रहे हैं तो उसके लिए। इस तो पैगोडा बनाने का ही कारण है कि ये बुद्ध है, वितरागी है, मुतमोही है, विद्वेषी है, इसलिए उनके वंदन करने से, बुद्ध को वंदन करने से पुण्य हमें मिलता है, मनुष्य के जो आवश्यक है सुख पूर्वक जीने के लिए। इसीलिए पैगोडा बनाने का सिस्टम है। दो ही लोगों को पैगोडा बनाया जाता है, एक बुद्ध के, अरहंत के, बच्चे बुद्ध के, और दूसरा चक्रवर्ती सम्राट के। इन दोनों लोगों का ही बनाने का सिस्टम है और किसी अन्य का नहीं, किसी अन्य का नहीं है। आगे हम बात करते हैं पूजा के बारे में। पूजा क्यों जरूरी है? पूजा क्यों जरूरी? पूजा जनरली हम लोग बुद्धिस्ट परंपरा में पूजा को कहते हैं ऑफरिंग को। पूजे में आप क्या चीज से, भोजन है, वस्त्र है, मेडिसिन है, उसको जो ऑफर करते हैं उसको पूजा कहते हैं। अच्छा, ऑफर करने को पूजा उसको कहते हैं पूजा। जैसे भक्तों संग को आपने भोजन दिया, वो पूजा है। अच्छा, वो पूजा है, लेकिन हम जो वंदना करते हैं वो वंदना है। अच्छा, और उसमें बुद्ध पूजा है, वो जो बुद्ध पूजा कहते हैं एक्चुअली बुद्ध पूजा नहीं है। वो मेडिटेशन टेक्निक्स है, वो मेडिटेशन टेक्निक्स है, एक्चुअली मेडिटेशन टेक्निक्स है। बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति। बुद्ध के गुणों पर ध्यान करना, धम्म के गुणों पर ध्यान करना, संघ के गुणों पर ध्यान करना, के कालांतर में धीरे धीरे
वंदना के रूप में आया ताकि सामान्य जन सामान्य व्यक्ति वो धीरे धीरे उसका प्रैक्टिस करते करते वहां तक जा सके, आगे बढ़ सके। उसके लिए प्रोसेस है वो, कर्मकांड रीति रिवाज नहीं है। ये जो उसमें एक वंदना में ही आता है सुरा मेर मज्ज पमादट्टाना, पंचशील है वो, शील है वो। ये सुरा मेर मज्ज, ये सुरा मेरय मज्ज, सुरा मेरय मज्ज पमादट्टाना। सुरा का मतलब होता है पक्का शराब, अच्छा। मेरा का मतलब होता है कच्चा शराब, मज्ज का मतलब होता है मादक पदार्थ, अच्छा। प्रमाद का मतलब होता है नशा, एडिक्शन ऑफ एनी काइंड, प्रमाद का नशा, एनी काइंड, प्रमाद का नशा, प्रमाद का नशा। ये नशा है अलग अलग प्रकार का, तो उसको नहीं करना। प्रमाद भी एक नशा है, प्रमाद भी एक नशा, आलस एक नशा है, अधिक सोना भी एक नशा है, अधिक टीवी देखना भी एक नशा है, वो नशा प्रमाद के अंदर आता है वो। ठीक है। एक भ्रांति लोगों में इसमें भी रहती है कि जो सम्यक व्यायाम जो होता है, व्यायाम, हाँ, सम्यक व्यायाम जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत सारे हमारे ऑडियंस को। सम्मा व्यायाम जो है, सम्मा का मतलब क्या होता है? सम्मा का मतलब होता है राइट, हाँ राइट, और मिच्छा का मतलब होता है गलत, रॉन्ग एंड राइट, गलत और सही, ठीक है। तो मिच्छा और सम्मा, तो सम्मा को यदि हमको जानना है तो मिच्छा को भी जानना पड़ेगा, दोनों को केवल, हाँ दोनों को जानना पड़ेगा। केवल सम्मा को जानेंगे तो मिच्छा को भी आप सम्मा समझ सकते हैं, तो दोनों को जानेंगे, मिच्छा है सम्मा हो सकता है, हाँ, तो मिच्छा को भी जानना पड़ेगा, सम्मा को भी जानना, दोनों को जानकर सम्मा को फिर जानते हैं, तो सही को जानते हैं। तो सम्मा व्यायाम जो है एक्सरसाइज है, व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, हाँ एक्सरसाइज, लेकिन शारीरिक नहीं है, शारीरिक नहीं है, चित्त का व्यायाम है, चित्त का व्यायाम है, मेंटल एक्सरसाइज। तो उसके 4 स्टेप्स बताए जाते हैं। तो उसका क्या है कि हमारे अंदर जो अवगुण है उसको निकालना, बाहर जो अवगुण उसको अंदर नहीं लाने देना, अच्छा। हमारे अंदर जो गुण है उसको सुरक्षित रखना, विकसित करना। पहले शुरू करते हैं, पहला क्या है? हमारे अंदर जो अवगुण है उसको बाहर निकालना, उसको निकालना, खत्म करना, नंबर 1। दूसरा जो बाहर अवगुण है उसको अंदर नहीं आने देना, रोकना उसको, रोकना, ठीक है। तीसरा हमारे अंदर जो गुण है उसको विकसित करना, उसका संवर्धन करना, डेवलप करना। और चौथा जो बाहर गुण है महापुरुषों में, वो गुण अपने अंदर उत्पन्न करना। ये 4 एक्सरसाइज है। तो ये 4 एक्सरसाइज है जिसको करने से हम जो है धम्म की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। धम्म की दिशा नहीं, अपने आप दिशा में आगे बढ़ेंगे, मनुष्य अच्छा इंसान बनेगा। हाँ वही तो, धम्म की दिशा में आगे बढ़ेंगे तभी तो इंसान अच्छा इंसान, धम्म की दिशा में आगे बढ़ेंगे, अच्छे इंसान बड़े अच्छे बन गए, वही तो धम्म दिशा है। ठीक है। ये एक बड़ा कंफ्यूजन है धर्म और धम्म में जो है, क्या चक्कर है इसमें? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ये जानबूझ के अनावश्यक है। धम्म पाली भाषा का शब्द है, और धम्म का मतलब होता है सामान्य भाषा में स्वभाव, नेचर, उसके और भी कई प्रकार है ना। और धम्म मेनली हम लोग 2 चीज को कहते हैं, एक यूनिवर्स के हर चीज है उसके लक्षण है, उसको धम्म कहते हैं, स्वभाव को, नेचर को, या यूनिवर्स के द गवर्निंग लॉ ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज धम्म, ठीक है। वैसा ही मनुष्य का स्वभाव भी धम्म है, यूनिवर्स का धम्म है, मनुष्य का धम्म है। वैसा टीचिंग ऑफ बुद्धि इज आल्सो धम्म, बुद्धि की शिक्षा को भी धम्म कहते हैं। नहीं, धर्म और धर्म जो है, धर्म हिंदी शब्द का भाषा है, अच्छा, संस्कृताइज्ड है। तो धर्म के धर्म करते हैं बोलचाल की सामान्य भाषा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धर्म और धर्म युद्ध करते हैं तो गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि धर्म आपको नहीं समझ आ रहा है, धर्म भी नहीं समझ आ रहा है। तो इसलिए क्योंकि भारत में भी इतने ज्यादा धर्म को लेकर सारा प्रॉब्लम खड़ा हुआ है, कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है ना। तो एक तो पहला ये है कि लैंग्वेज की अपनी सीमा होती है, भाषा की। पाली भाषा में धम्म है, उसको हिंदी में यदि लिखना है तो धर्म लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में लिखना है तो क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे? अब हम डॉक्ट्रिन बोलते हैं हम लोग, धर्म को डॉक्ट्रिन कहते हैं। लेकिन आपने सुना नहीं होगा सब? नहीं, डॉक्ट्रिन सुना है, डॉक्ट्रिन शब्द सुना है, लेकिन धम्म का मतलब डॉक्ट्रिन होता है, नहीं सुना होगा। धम्म बुद्ध की जितने टीचिंग है, धम्म है, उसको हम लोग डॉक्ट्रिन कहते हैं। टीचिंग ऑफ बुद्ध, डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्ध। तो डॉक्ट्रिन जो है क्या करता है, लोगों के क्योर के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के चैतिक विकास के लिए, उनको नीचे गिराने के लिए नहीं है। यदि कोई नीचे गिराने के लिए, वो धर्म हो सकता है कि हम एक संप्रदाय जहां बनाते हैं, लोगों के किसी नीति नियम से बांधकर उसी में चलाना चाहते हैं, तो धर्म का काम ऐसा होता है। लेकिन दोनों का शाब्दिक अर्थ यदि कहेंगे, धर्म को ही धर्म कहा गया एक्चुअल में।
धम्म को ही धर्म धर्म कहा कहा गया, हाँ। क्योंकि धर्म शब्द ही नहीं था, धम्म पहले था, आया था, बाद में धम्म बना। हाँ। धम्म से धर्म बना, धर्म से धर्म बना। मतलब धम्म जो है पहले का शब्द है, आप तो पुरानी शब्द है, अच्छा, प्राचीन पूरा है। उससे जो है धम्म से धर्म बना, हाँ, धर्म से धर्म बना, ठीक है। हाँ, तो इसलिए जो ओरिजिनल धम्म शब्द है, हाँ, और उसके बाद में इस तरह से पर रूपांतरण हम हुआ। हिस्ट्री में तो आगे और आगे चलते हैं, हाँ। इसके और आगे चलते हैं, तो अलग अलग लोगों ने जो सिखाए उसको धर्म कहा गया, और जो अलग अलग लोगों ने सिखाया उसको रिलीजन भी कहा गया, इंग्लिश में रिलीजन। लेकिन वास्तव में यदि कहेंगे तो रिलीजन अलग है, धर्म अलग है, धम्म अलग है, मजहब अलग है। जैसे पेन अलग है, फाउंटेन पेन अलग है, बाल पेन अलग है, लेकिन दोनों काम लिखना है, लिखनी। तो आप ये कह रहे हैं कि धर्म की जो संकल्पना है हाँ। वो बुद्धा के बाद आई, पहले नहीं आई, पहले वैदिक नहीं आई। पीरियड में नहीं था। वैदिक नाम का कोई पीरियड ही नहीं है कभी जी। अच्छा, कहाँ हुआ है बताओ? तो ये क्या मैथोलॉजी है? ये लोगों को बेवकूफ बनाने के मेथोलॉजी है, ठग विद्या है, ठग विद्या कहते हैं इसको। क्या ये वैदिक युग हुआ है? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, भारत में कभी नहीं हुआ। अच्छा, आप मुझे गिना दो कब हुआ, ईयर बताओ। नहीं, जैसे हमको हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि भाई हिस्ट्री में कभी वैदिक युग नहीं पढ़ा जाता, अच्छा, मैथोलॉजी में पढ़ा जाता है हाँ, वैदिक युग। हिस्ट्री में कहीं बताओ, कहीं पढ़े हो वैदिक युग? नहीं है। दिखते हैं जैसे वर्तमान युग पढ़ेंगे तो वर्तमान हिस्ट्री देखिए, इसके बाद अब क्या पढ़ते हैं, मुगल का पढ़ते हैं, अंग्रेज का पढ़ते हैं, मुगल का पढ़ते हैं, उसके बाद फिर और कुछ पढ़ते हैं, उसके पीछे फिर अब बुद्ध शासन आ जाता है, उसके आगे और आते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस बीच में किधर है बताओ वैदिक युग? नहीं, ईसा के 1500 साल पहले बताया जाता है कि ईसा के पहले 15 साल पहले वो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, कहाँ से वैदिक आया? वैदिक होगा तो कोई राजा तो होगा, उसका कोई क्वाइन तो होगा, कोई भाषा तो होगी, है किधर बताओ? कोई राजा है? नहीं है। कोई क्वाइन है? नहीं है। तो है किधर? आकाश में। राजा राम तो हैं। राजा राम नाम का कौन है बताओ, कब पैदा हुआ? ऐसा जो रामायण में जो पढ़ाया जाता है। रामायण तो काल्पनिक कथा है। अच्छा, और काल्पनिक को हिस्ट्री बोलोगे तो कैसे चलेगा? मिथ्स है ना। पर ये तो लोगों के मन में बैठ गया है ना। बैठा नहीं, जानबूझ के बैठाया गया है। किसी चीज को, गलत चीज को बार बार बोलोगे, बार बार बोलोगे, वही सुनाते रहे तो बैठ जाता है। अच्छा, स्वभाव उसका। तो ये मैथोलॉजी है, ये मैथोलॉजी है। अच्छा, मतलब वैदिक युग नहीं था, वैदिक युग कभी हुआ नहीं था, ना होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन से सीधा हम जो है बुद्ध की तरफ आते हैं। बिल्कुल। राजाओं का नाम देख लीजिए लिस्ट। ठीक है। ये जो मूर्ति की जो संकल्पना है ये कब आई? मूर्ति की संकल्पना जो बहुत बाद आई, कनिष्क पीरियड के बाद। अच्छा, तो 500-600 साल बाद? हाँ, 500 साल के बाद। ठीक है। तो ये जो गांधार कला और जो मथुरा, हाँ, वहां से शुरू हुआ, मथुरा आर्ट से शुरू हुआ। हाँ, गांधार से। ठीक है। खासकर इजिप्ट देखते हैं, हाँ, इजिप्टियन से। हाँ, इजिप्टियन में क्या होता है, एक ह्यूमन का एक फोटो आता है, वो एक्चुअली बुद्ध का है वो ओरिजिनली। तो इसमें जो मुख्य जो मुद्राएं जो बनती, जैसे कि ये वाली जो है ध्यान मुद्रा है ना, कौन कौन सी मुद्राएं जो है वो उनकी मूर्तियां ज्यादातर लगाई जाती है? मुद्राएं तो बहुत ज्यादा है। हाँ, मूल से 20-30 प्रकार है, कम से कम, ज्यादा है। ठीक है। मेन जो ध्यान में कोई भी डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान मुद्रा डालिए, भय मुद्रा डालिए, इसका इतना ही मतलब है कि सिखाना है तो मैं ऐसे करके बताऊंगा, जब ध्यान करना है तो नेचुरली मैं ध्यान अवस्था में रहूंगा, इतने तो है। भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श ज्ञान प्राप्ति के समय का है, ज्ञान प्राप्ति के पहले जस्ट पूर्व। तो ये भी मुद्रा आजकल लगाई जाती है? तो अभी नहीं, बहुत प्राचीन है। छत्तीसगढ़ इसका फेमस है, सिरपुर अपना फेमस है। सिरपुर में जितनी खुदाई है सारे के सारे भूमि स्पर्श है, सारी भूमि स्पर्श। तो उसमें क्या भूमि में टच होना चाहिए? भूमि स्पर्श का, स्पर्श मतलब क्या होता है? टच। भूमि मतलब भूमि को टच होगा तभी तो स्पर्श होगा। तो अभी बहुत सारी जो मूर्तियां बनाई जाती है वो जमीन पर टच नहीं होता है? नहीं है, भूमि स्पर्श नहीं है। नहीं है भूमि स्पर्श, भूमि स्पर्श नहीं है। फिर भूमि पे टच होना चाहिए ना। जहाँ बैठे जिस आसन में, जैसे हम बैठे हूँ आसन, तो आसन को टच होना चाहिए। मतलब भूमि टच होना चाहिए, पर वो हाथ में ही है। लेकिन जो बुद्ध बैठे थे आसन में नहीं बैठे थे, जमीन पे बैठे थे, घास के ऊपर,
नहीं, तो ये जो इस नेचुरली तरह से जो जमीन पर बैठे टच थे, होगी। ऐसे हाथ ऐसा ऊपर है, तो ऐसा नहीं है, हाँ, वो वज्रासन होता है, वज्रासन में ही जो है, पद्म आसन में बैठते हैं पद्मासन में जो और है, हाथ उनका एक उठाते हैं हाँ, और जमीन पे ऐसा टच करते हैं, जमीन पे। तब वो भुवनेश्वर से होता है, नहीं तो नहीं। नहीं, आजकल बहुत सारी ऐसी मुद्राएं बनती वो हैं कि गलत है, गलत है, सही ऐसा नहीं होना सही चाहिए, नहीं है। सही नहीं है वो। ठीक है, इसके अलावा जो है एक अभय मुद्रा। अभय मुद्रा नाम का कोई चीज नहीं है, हाँ, लेकिन अभय मुद्रा जो जब पढ़ाते हैं सिखाते हैं, हाँ, उसको ही अभय मुद्रा कह देते हैं, अच्छा, है नहीं ऐसा, हाँ, हाँ, और लोग ऐसे बोल देते हैं। ठीक है। तो ये बुद्धा का जो कॉन्सेप्ट है, बुद्धा का बाबा साहब अम्बेडकर जो है ऐसा बुद्ध चाहते थे जिसकी आंखें खुली हो, खास करके मिलिंद कॉलेज में और सिद्धार्थ कॉलेज में ऐसा बताया जाता है कि जो बुद्धा की जो स्टेचू है उसकी उनकी आंखें खुली है, और चलता हुआ बुद्ध पसंद करते थे वो। तो इस तरह की मूर्तियां भी अभी बनाई जा रही है, लेकिन वो कम प्रचलन में ज़्यादा नहीं है। तो इसको आप कैसा देखते हैं? बाबा साहब का जो कंसेप्ट था वो चलायमान स्टेच्यू का जो कह रहे हैं, हाँ, हाँ, लेकिन वो स्टेच्यू की बात नहीं है, हाँ, बात है जीवित 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 धम्म व्यक्ति जीवित रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए ताकि धम्म का प्रसार हो, ये उनका कंसेप्ट है। लेकिन मूर्ति आके पूजा करो ऐसा मत नहीं, पूजा करने के लिए नहीं, वो इसलिए ऐसी मूर्ति चाहते थे, ऐसा मूर्ति इसलिए चाहते थे, मूर्ति का मतलब वहां पर है कि धम्म मुझे जीता जागता चाहिए, जीता जागता चाहिए, भिक्षु हमें जीता जागता चाहिए, प्रैक्टिस करने सिखाने वाले, इसकी बात बाबा साहब करते हैं, इसकी बात। और जो खुले आंखों वाले बुद्ध की जो, तो भी खुले आंखों वाली बात वही है, उसका भी मतलब वही है कि खुले आंखों का लोगों को धम्म सिखाओ, अंधे मत बनो, उसका कहने का मतलब था, पाखंडी मत बनो, उसके कहने का मतलब था, कोई किसी पर यूं ही बिना प्रैक्टिस किए विश्वास मत कर लो। पर ये मूर्तियां जो है प्रचलित नहीं हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है? ये तो नहीं कह सकता मैं, अच्छा, क्यों नहीं हो रही है। हाँ, ये कह सकता हूँ कि अब लोगों के लाइकिंग डिसलाइकिंग पर निर्भर है, कौन सा उनको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं। साथ में ये भी समझना होगा जिन्होंने पसंद कर रहे हैं उनको धम्म नहीं समझ रहे, किसे पसंद कर रहे। ठीक है, अभी जो है भारत छत्तीसगढ़ में हमारे बौद्ध धर्म की क्या स्थिति है? भारत तो नहीं कहेंगे, छत्तीसगढ़ में अभी जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। और इसलिए क्योंकि यहाँ पे भिक्षुओं से बहुत गिने चुने 3-4 है, लोकल भिक्षुओं की संख्या कम 3-4 है, कम नहीं 3-4 नहीं के बराबर। अच्छा, तो कैसे डेवलपमेंट होगा? इसका मतलब है कि डेवलपमेंट के लिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, भिक्षु बनाने पड़ेंगे, भिक्षु ही नहीं बनेंगे। 3 लोग हैं माटी पुत्र के, 3 भिक्षु है मात्र भी जो योग्य है, क्वालिफाइड है, जो काम कर रहे हैं। एक तो मेरा शिष्य जो आया था बुद्ध घोष, एक मैं हूँ, एक धम्म तप है, 3 है, और चौथा है किधर। बाकी तो महाराष्ट्र से 4 वर्षवास के लिए आ जाते हैं, किसी प्रोग्राम के लिए आ जाते हैं, लेकिन यहाँ लोकल कहाँ है? मतलब धम्म गुरुओं की संख्या कम होने की वजह से, धम्म आपको बढ़ाना है तो उस माटी पुत्र का व्यक्ति भिक्षु बनना चाहिए, भिक्षु बन के धम्म विनय में पारंगत होना चाहिए, पारंगत होके धम्म सिखाना चाहिए, तब जाके वहां अच्छा ट्रेनिंग होने के बाद धम्म सिखाना चाहिए ये। हाँ, ठीक। अभी धर्म का धीरे धीरे राजनीतिकरण भी हो रहा है, धर्म का राजनीतिकरण नहीं हो रहा है, लोग राजनीति को दौड़ रहे हैं और साथ में धर्म को भी जोड़ लेते हैं बहानेबाजी से। नहीं तो हर आजकल देखिए किसी पार्टी के जो लोग हैं वो बुद्ध विहार के अध्यक्ष बने हुए हैं या फिर उनके मुख्य कार्यकर्ता बने हुए हैं, और वही लोग फिर जो है पार्टी के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको बुद्ध विहार से जुड़े रहने से राजनीतिक बेनिफिट होता है, इसीलिए वो अध्यक्ष बन के राजनीति सीखने की बात सोचते हैं, मतलब धर्म को यूज करते हुए राजनीति करते हैं। सवाल ये है कि जो है आज जनता भी आजकल पसंद कर रही है ना, नहीं पसंद नहीं करती ऐसा नहीं, क्योंकि हमने देखा है कई बार कि राजनीतिक व्यक्ति यदि वहां अध्यक्ष बने तो वो चौपट कर देता है बिहार का। अच्छा, चौपट करता है, कोई भी चीज सही नहीं होता वहाँ। बिहार में झगड़े होते हैं, बिहार में मारपीट होते हैं, बिहार में इलेक्शन होते हैं, बिहार में डीजे बजाते हैं, बिहार में कव्वाली करते हैं। बुद्ध विहार का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा कि एक मैं आयल थी थाईलैंड से लेडी, उन्होंने विहार बनाया और संकोदान दिया। भगवान बुद्ध के काल में अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार बना, अब भिक्षु को संकोदान दिया। आज जो विहार बना है संकोदान नहीं दे रहे, इसका मतलब है
इनकी खोट है जो लोग दान नहीं दे रहे, जो खुद ही अध्यक्ष बन रहे। इनकी ये कहना चाहिए राजनीति सीखने की या खुद के बेनिफिट के लिए इसको उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उसमें फेल हो रहे हैं अभी होंगे और आगे में भी। अच्छा, और भी फेल होंगे। इसका कारण है कि लोगों को धीरे धीरे पता चल गया ये अध्यक्ष तो है लेकिन पब्लिक इनके पीछे नहीं है, ये धीरे धीरे समझ आने लग गया लोगों को। मतलब ये मानते हैं कि धर्म और राजनीति इन दोनों के बीच में एक दीवार होनी चाहिए। धर्म के क्षेत्र में भिक्षुओं ऑलरेडी है, गृहस्थों को उसको टपकने की जरूरत क्या है? गृहस्थों का अपने काम है, भिक्षुओं का अपने काम है। धर्म, समाज और राजनीति, इनमें आपस में क्या संबंध है? धर्म, समाज और राजनीति। धर्म देखिए जीवन जीने का रास्ता है, समाज को बेहतर बनाने के लिए धर्म का उपयोग होता है। धर्म काहे के लिए? समाज बेहतर होता है उससे, और समाज बेहतर होगा तो वहां जो राजनीति करने वाले लोग हैं यदि धार्मिक हो तो समाज भी बेहतर होगा और राजनीति में भी अच्छा होगा। यदि वो धार्मिक नहीं है तो कुछ भी करेगा, जैसा आज देख रहे हैं। ये तो धर्म और राजनीति के बीच हो गया। और समाज का डेवलपमेंट जो है धर्म से जुड़ा होता है। और भारत तो ऐसा है कि भारत तो खासकर धर्म से जुड़ा हुआ देश है। इसको आप केवल राजनीति करेंगे तो नहीं चलेगा, केवल राजनीति सिखाएंगे तो नहीं चलेगा, केवल समाज करेंगे तो भी नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ जो लेनिनवादी जो प्रथा थी कि सारे लोग बराबर पैसा बांट दो उससे डेवलपमेंट हो जाएगा, फेल हो चुका है। तो इसलिए बुद्ध की जो शिक्षा है धार्मिक बनो, अपने अंदर के लालच को, ईर्ष्या को कम करो, नेचर का अच्छे इंसान बनोगे तो अच्छा राज शासन अच्छा चलेगा, समाज अच्छा होगा। जैसे सम्राट अशोक काल में हुआ, राजा क्या बना? धार्मिक हुआ। राजा तो धार्मिक हुआ तो धर्म से शासन चलने लगा, तो समाज अच्छा रहा, खुशहाल रहा। इसीलिए धर्म जो बुद्धिज्म में कंसेप्ट है, जो राजा है उसको बोधिसत्व होना चाहिए, यदि बोधिसत्व नहीं तो उसको राजा बनने लायक नहीं है। हाँ, आपकी बातों से यही समझ आ रहा है कि सबसे पहले धर्म में परफेक्शन लेके आओ, उसके बाद चाहे आप राजनीति में जाओ या समाज कहीं भी जाओ, लेकिन ट्रेनिंग आपकी धर्म में होनी चाहिए, धार्मिक होनी चाहिए। ठीक है। आने वाले दिनों में भारत में बौद्ध धर्म का क्या भविष्य देखते हैं? आने वाले समय बौद्ध धर्म का भविष्य अच्छा है, ऐसा कह सकता हूँ, क्योंकि देश हिंदू राष्ट्र लेकिन बढ़ रहा है। उसमें मत जाइएगा। देश हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है ऐसा जो बोलते हैं ये गलतफहमी है। गलतफहमी यही है कि चंद हिंदू धर्म को चलाने वाले कितने 3% लोग, और 3% पूरे भारत को चला रहे, पूरे राजनीति को कब्जा करे हुए, पूरा पार्लियामेंट को कब्जा करे हुए हैं। राजनीति को चलाने वाले 80 परिवार है, समाज को चलाने जजेस के 200 परिवार, इतने तो चला रहे पूरे देश को। क्या इतने लोग सब हो जाएंगे? लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए हर चीज परिवर्तनशील है, वह भी बदलेगा। ये मत सोचो कि परमानेंट है, वो तो बदलना ही है। नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज चेंजिंग। ओके, तो चलिए अंत में जो है फाइनली हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही कहेंगे, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज चेंजिंग। इसीलिए सिलवान बनिए, इसीलिए धार्मिक बनिए, इसीलिए गुणवान बनिए, क्योंकि आपके कर्म से आपको पहचाना जाएगा, नाम से नहीं। आप कर्म अच्छा करेंगे तो आपके जीवन में भी अच्छा होगा, लोगों की हित ऐसी होगा। ऐसा जीवन जिए मेरा भी कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो, मैं भी भूखा ना रहूं, दूसरा भी भूखा ना रहे, मैं भी क्वालिफाइड बनूं, दूसरा भी क्वालिफाइड बने, ऐसे जीवन जिए। हमारे जैसे यंग जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे? यंग जनरेशन तो यही है कि धार्मिक बने, क्वालिफाइड बने, बोधिसत्व बनने की कोशिश करे और शासन अच्छा चलाए। तो हमारे सारे सवालों का आपने बहुत ही सुंदर और अच्छा जवाब दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपको भी धन्यवाद। दर्शकों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में हम जो है नेक्स्ट किसी अन्य विषय पर बात करेंगे। भंते जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपको भी मंगल सुखी हो। जी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।